नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एबी स्टार और मैं हूं आपके साथ बुलबुल भारद्वाज। शुरू करते हैं 5 बड़ी खबरों का। लोकसभा में आज वन नेशन वन इलेक्शन बिल पेश होगा। इस विधेयक को कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल पेश करेंगे। ये देश का 129वां संविधान संशोधन विधेयक है। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी और कांग्रेस के बीच राजनीति भी शुरू हो गई है। दोनों पार्टियों ने अपने सांसदों को व्हिप जारी कर दिया है। इसके साथ ही शिवसेना ने सभी सांसदों को लोकसभा में अनिवार्य रूप से हाजिर रहने के लिए भी व्हिप जारी किया है। इस बिल को लेकर जहां विपक्ष सवाल खड़ा कर रहा है, तो वहीं सत्ता पक्ष इस बिल को देशहित बता रही है। साथ इसने कमल सेठ दिल्ली चीफ ब्यूरो जो है हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस पर तमाम जानकारी के लिए। कमल सेठ जी, वन नेशन वन इलेक्शन यानी कि 12 बजे जो प्रस्ताव है वो बीजेपी जारी करेगी और सत्ता पक्ष इसको देशहित बता रही है, लेकिन विपक्ष जो है इस पर काफी सवाल जो है वो खड़ा कर रहा है, तो क्या कहना है आपका? जी बिल्कुल, अगर लोकसभा कमल सेठ जी एक चुनाव विधेयक के रूप में जाना जाएगा। आज इसे जो है केंद्रीय कानून मंत्री जो है अर्जुन राम मेघवाल इसे लोकसभा में पेश करेंगे। लोकसभा में इसके बाद जो है मेघवाल जो है लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला से यह अनुरोध करेंगे कि व्यापक विचार विमर्श के लिए इस विधेयक को जेपीसी यानी संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजा जाए। मेघवाल केंद्र शासित जो कानून संशोधन विधेयक 2024 का विधेयक पेश करेंगे, जिसके तहत जो है केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर, पुडुचेरी, दिल्ली, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के साथ भी एक साथ चुनाव कराने की योजना है। वही अगर सत्ता पक्ष की बात करें या एनडीए गठबंधन की बात करें, उसके तमाम सांसदों ने आज पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि यह जो विधेयक है वो देश हित में है। इससे देश का जो अच्छा खासा पैसा बचेगा। इस साथ चुनाव होंगे तो चुनावी मशीनरी का कम उपयोग होगा, खर्च कम होगा। वही विपक्ष जो है लगातार इसको लेकर हमलावर है सरकार पर। कहा कि यह विधेयक जो है कहीं भी फलीभूत नहीं होगा। अगर क्या बीच में कोई सरकारें गिनती है, कोई सरकार पूरा कार्यकाल नहीं कर पाती है, उस कंडीशन में तो दोबारा चुनाव कहीं भी कराने पड़ेंगे। तो यह विधेयक जिसको लेकर सत्ता पक्ष काफी आशान्वित है, बार बार यह कहता है कि यह विधेयक देशहित में, वही विपक्ष लगातार सरकार पर हमले कर रही है। जी कमल सेठ जी, ये प्रस्ताव जो है अब कुछ ही देर में जो है सत्ता पक्ष के द्वारा पेश किया जाएगा, जहां पर हंगामे की बहुत ज्यादा जो आसार हैं वो दिखाए गए हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो कांग्रेस और शिवसेना है, इन दोनों ने अपने सांसदों को और अपने कार्यकर्ताओं को खास कर ये कहा है कि आज आपको लोकसभा में हाजिर होना होगा। तो कितना हंगामा हो सकता है, क्या आसार लग रहे हैं इस बात को लेकर? जी बिल्कुल बुलबुल, जब कभी भी जो कोई एक विशेष विधेयक या कानून पारित होना होता है, तमाम दल जो है अपने सांसदों के लिए व्हिप जारी करते हैं। व्हिप जो उनसे कहते हैं 3 लाइन का व्हिप। व्हिप के बाद उस सांसद को उस पार्टी के पक्ष में लोकसभा में उपस्थित होना होता है। जिस तरह से अगर वोटिंग होती है उसमें भी जो है पार्टी का रुख रखना होता है। तो तमाम दलों ने, भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने सांसदों के लिए व्हिप जारी किया है। वही कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल हैं, उन्होंने भी व्हिप जारी किया है कि उनके सारे सांसद लोकसभा में कार्यवाही के दौरान मौजूद रहे। क्योंकि अगर विधेयक की बात करें, जहां भारतीय जनता पार्टी जो है नेतृत्व करने वाली एनडीए ने कमर कट ली कि हम इस विधेयक को हर हाल में पास करा कर रहेंगे। वही अगर बात करें विपक्षी दलों की, इंडिया गठबंधन की, उनके जो तमाम जो है नेता हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं और उन्होंने भी अपने सांसदों को जो है लोकसभा में उपस्थित रहने के लिए व्हिप जारी किया है। जी कमल सेठ जी, सुबह से ही जो है सत्ता पक्ष के नेताओं का बयान आ रहा है। वो कह रहे हैं कि ये देश हित जो है प्रस्ताव है, देश के लिए ये वन नेशन वन इलेक्शन बहुत सही है। लेकिन उस दूसरी तरफ अगर बात की जाए विपक्ष की, तो विपक्ष लगातार इस पर सवाल खड़े कर रहा है। जहां पर शिवसेना के संजय राउत जो हैं यूबीटी नेता, उन्होंने भी ये कहा है कि सत्ता पक्ष जो है वो संविधान के हित में कार्य नहीं कर रही है। तो कितने आसार हैं, क्या ये प्रस्ताव जो है लोकसभा में पास हो पाएगा या नहीं? कितने आसार जो हैं इसके नजर आ रहे हैं?
बुलबुल, अगर लोकसभा के अगर गणित की बात करें तो लोकसभा में सरकार को इस प्रस्ताव को पास कराने में कोई खास दिक्कत नहीं उनके, जिस तरह से जो है उनके तमाम घटक दल है, उसके अलावा YSR रेड्डी की जो पार्टी है जगन मोहन रेड्डी के, उन्होंने भी जो है साथ देने का वादा किया। वही JDU की बात करें, TDP की बात करें, तमाम जो दल हैं जो उनका समर्थन में है, वही कांग्रेस की बात करें, समाजवादी पार्टी की बात करें, शिवसेना की बात करें, ये तमाम जो है दल जो है इसके विरोध में है। तो कुल मिलाकर जो लोकसभा के अंकगणित है उसको देखते हुए कमल सेठ जी, आवाज आपकी नहीं आ रही है। कमल सेठ जी की आवाज थोड़ी दिक्कत हो गई है, इसलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां पर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने 2020 में हुए हाथरस गैंगरेप पीड़िता के परिवार से मुलाकात की। मुलाकात के बाद राहुल गांधी ने कहा कि पीड़िता के परिवार से मुलाकात के बाद उन्होंने जो बातें बताई उससे मुझे झकझोर कर रख दिया है। राहुल गांधी ने दावा किया है कि पूरा परिवार डर के साए में जीने के लिए मजबूर है और उनके साथ क्रिमिनल्स जैसा जो व्यवहार है वो किया जा रहा है। वहीं भाजपा सरकार ने उनसे जो वादे किए वो अभी तक जो है वो पूरे नहीं किए गए हैं, ऐसा दावा नेता विपक्ष का जो है वो किया गया है। वहीं अब उन्होंने एक वीडियो भी शेयर किया है जहां पर उन्होंने इन सभी बातों का जिक्र किया है अपनी वीडियो में। वहीं आपको बता दें कि राहुल गांधी जो हैं भाजपा पर हमेशा हमलावर होते हैं, वो उनकी कार्यप्रणाली को लेकर हमेशा सवाल खड़े करते हैं। वहीं 2020 में हुए गैंगरेप के बाद जो है वो पीड़ित परिवार के साथ जो है मुलाकात करने के लिए हाथरस पहुंचे, जहां पर शुक्रवार को उन्होंने पीड़ित परिवार से मुलाकात की और आज उन्होंने एक सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर किया है जिसमें उन्होंने तमाम जानकारी जो है साझा की है, जहां पर उन्होंने सीधा सीधा भाजपा पर आरोप लगाया है कि जो भी वादे पीड़ित परिवार से किए गए थे वो अभी तक नाकार जो है वो नजर आ रहे हैं। अभी तक पीड़ित परिवार को कोई भी सहायता जो है प्रदान नहीं की गई है। वहीं आप देख सकते हैं वीडियो में राहुल गांधी बैठे हैं जहां पर उनके परिवार के लोग भी बैठे हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि 14 सितंबर 2020 को ये जो है हाथरस में गैंगरेप हुआ था। दलित बच्ची के साथ गैंगरेप की जैसी घिनौनी घटना को अंजाम दिया गया था। वहीं संभल के बाद वाराणसी में एक ऐसा शिव मंदिर मिला है जो 40 साल से बंद पड़ा है। यह मंदिर मुस्लिम बहुल्य आबादी वाले मदनपुरा की एक गली में स्थित है। वहीं आपको बताते चले कि बनारसी इश्क नाम के फेसबुक पेज से इस मंदिर के बारे में तमाम जानकारी मिली। वहीं सोमवार की शाम सनातन रक्षा दल के कार्यकर्ता वहां मौके पर पहुंचे, उन्होंने मंदिर खोलने की मांग उठाई। इसकी जानकारी होते ही थाने की पुलिस भी जो अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंच गई। वहीं मंदिर पूरी तरीके से मिट्टी से भरा हुआ पाया गया। वहीं आपको बता दें कि जब आसपास के लोगों से इस बारे में बातचीत की गई तो पता चला कि करीब 40 साल से ये मंदिर जो है शिव मंदिर वो बंद पड़ा है और मिट्टी से पूरी तरीके से इसको बंद कर दिया गया है। वहीं मंदिर के आसपास मुस्लिम समुदाय के लोगों ने जमीन खरीद कर वहां पर अपने घर भी बनवा लिए हैं और मंदिर जैसे कि तैसा ही वहां पर हुआ है। जहां पर आपको बताते चले कि मंदिर के अंदर मिट्टी हुई है, मिट्टी भरी हुई मिली है और ऐसा ही मंदिर है जहां जैसे कि आपको बता दें कि संभल के तर्ज पर ही ये मंदिर जो है बनारस में देखा गया है, जहां पर हिंदू सनातनी जो लोग हैं वो फिर से विरोध जो है करते हुए नजर आ सकते हैं। हालांकि अभी कोई विरोध की जो है संभावना नहीं जताई गई है। सत्यपाल सिंह सहयोगी संभल से हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो इस खबर पर तमाम जानकारी देंगे। सत्यपाल जी, जिस तरीके से संभल की तर्ज पर वहां पर फिर से शिव मंदिर मिला है और यह भी 40 साल पुराना बताया जा रहा है, तो क्या ऐसे ही खुलासे होते रहेंगे? और यह भी चौंकाने वाली बात तो यह है सत्यपाल जी कि यह भी जो मंदिर मिला है यह भी समुदाय जो है मुस्लिम समुदाय के इलाके में जो है मिला है। सत्यपाल जी,
दंगा हुआ था और जो दंगे के बाद जो 40 परिवार हिंदू समुदाय के लोग यहाँ पर रहते थे मंदिर के आसपास के बाद दंगे होने के बाद वो 40 परिवार यहाँ से पलायन कर गए। और जो मंदिर, जिस शिव मंदिर है वो 100% मुस्लिम इलाके में है। यहाँ पर सभी पूरी तरीका से मुस्लिम इलाका है। और जहाँ पर जो 40 परिवार के रहने के बाद तब से ये 46 साल से मंदिर बंद पड़ा था। और जब जो प्रशासन की द्वारा जहाँ पर चेकिंग अभियान चलाया जाता उसके द्वारा प्रशासन की नजर पड़ी तो प्रशासन की मौजूदगी में इसे खुलवाया गया। इसको लेकर के जनपद के आसपास के इलाकों के भी लोग वहां पर पहुंच रहे हैं और तमाम इस तरीका से हिंदू समुदाय के लोगों में वहां पूजा अर्चना की जा रही है, आरती भी की जा रही है, शिव भोलेनाथ की और हनुमान चालीसा का पाठ भी कराया गया था। इसको लेकर जो हिंदू समुदाय के लोग हैं उनमें एक तरीका से उत्साह देखने को मिल रहा है, क्योंकि उनका कहना है कि 46 साल बाद हम इस मंदिर में पूजा अर्चना करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इसी को लेकर के जहाँ में कल भी 3 मूर्तियां उस जो मंदिर के आगे कुआ था उसमें मिली थी। और इसी को लेकर संबल के जो पुजारी उन्होंने बताया, यहाँ पर ग्रंथों में लिखा हुआ है कि संबल में 68 तीर्थ और 19 कूप है। तो संबल प्रशासन की तरफ से कल भी 2 कूपों को खुलवाया गया, जो कि एक तो मस्जिद के जस्ट सामने था जिसको बंद कर दिया गया था और प्रशासन की मौजूदगी में सफाई जो मौजूद कर्मचारी थे उनकी मौजूदगी में द्वारा इस तरीका से वो खुलवाया गया। खुलने के बाद फिर वहां पर तमाम इस तरीका से जो डीएम संबल राजेंद्र पेंसिया उन्होंने बताया कि यहाँ पर जो 19 कूप है उन्हें पूरी तरीका से सर्च अभियान चलाया जा रहा है और उनको 1900 कुओं को खुलवाने की बात की जा रही है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जो शिव मंदिर है वो पूरे 100% मुस्लिम इलाके में मंदिर खुलने के बाद तमाम वहाँ पे हिंदू समुदाय के लोग आसपास के इलाके के और जनपद के तमाम लोग वहाँ पूजा अर्चना करने के लिए और दर्शन करने के लिए सत्यपाल 4 बजे से सत्यपाल जी, संभल के तर्ज पर ही बनारस में भी एक शिव मंदिर मिला है जो कि 40 साल पुराना बताया जा रहा है। तो वहां पर कुछ प्रतिक्रिया जो है, क्या विरोध हो सकता है उस मंदिर को लेकर, उसके बारे में बताइए। जी बिल्कुल, मैं बता दूं, जो जिस शनिवार को शिव मंदिर खोला गया था, शिव मंदिर खुलने के बाद यहाँ पर तमाम हिंदू समुदाय के लोग पहुंचे। कल परसों शनिवार के दिन भी पहुंचे और उसके बाद सोमवार के दिन पूजा अर्चना की, तमाम आसपास के इलाके पहुंचे। इसको लेकर के वहाँ जो मुस्लिम इलाका है इन लोगों ने अवैध कब्जा कर रखा था, उसको लेकर भी देर रात्रि प्रशासन की मौजूदगी में उन मकानों पर नापतोल की गई, जिससे कि प्रशासन की मौजूदगी में अतिक्रमण हटाया गया। जो मकान स्वामी है, जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, उन्होंने बताया कि यहाँ पर जो अतिक्रमण किया, हम अपने मकानों को खुद अपने हाथों से तोड़कर जो अवैध जो कब्जा है उसे मुक्त करा देंगे। तो कहीं ना कहीं इस समय संबल में तो हिंदू समुदाय में उत्साह देखने को मिल रहा है, लेकिन इस तरीका का तो कहना जल्दबाजी रहेगा, क्योंकि हालांकि जो 100% मुसलमान मुस्लिम इलाका है वहां पर जो शिव मंदिर को जो निकलने के बाद हालांकि खुश तो नहीं दिख रहा दूसरा समुदाय, लेकिन वो सामने कुछ कह भी नहीं पा रहा है। जी सत्यपाल जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो दिल्ली में एक बार फिर से प्रदूषण का स्तर खतरनाक हो गया है। ताजी जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि सुबह 5 बजे प्रदूषण 416 दर्ज किया गया है। एक बार फिर से प्रदूषण का स्तर खतरनाक हो गया है। ताजा जानकारी के मुताबिक सुबह 5 बजे प्रदूषण 416 दर्ज किया गया। आपको बता दें करें कि ज्यादातर इलाकों में AQI जो है 400 के पार जो है बताया गया है। वहीं सबसे गंभीर हालत जो देखे गए हैं वो आनंद विहार और जहांगीरपुर में जो है देखे गए हैं। वहीं दोनों जगह पर ही AQI जो है 464 के जो पार है वो दर्ज किया गया है। वहीं अब दिल्ली NCR में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए एक बार फिर से ग्रेप 4 की पाबंदियों को लागू कर दिया गया है। इसके तहत सभी तरह के निर्माण कार्यों पर रोक रहेगी। दिल्ली में ट्रकों की एंट्री भी बैन कर दी गई है। वहीं 9वीं तक की पढ़ाई हाइब्रिड मोड पर होगी। इसके अलावा केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों की जो है ऑफिस टाइमिंग में बदलाव करने का भी निर्णय ले सकती है। यहां पर जो है तमाम दिल्ली सरकार जो है इस पर प्रदूषण को लेकर तमाम निर्णय ले रही है। वहीं इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ स्नेह कमल सेठ ब्यूरो चीफ जो है जुड़ रहे हैं, जो कि तमाम जानकारी देंगे। कमल सेठ जी, दिल्ली में AQI जो है बढ़ता ही जा रहा है, कुछ इलाकों में बहुत ही ज्यादा दर्ज किया गया है और प्रदूषण की जो स्थिति है वो दिल्ली में हमेशा से ही खराब जो है वो देखी गई है। लेकिन अब जो है प्रशासन के द्वारा काफी जो अहम मुद्दे लिए गए हैं, निर्णय भी लिए गए हैं, जैसे कि ट्रेनों की जो ट्रक जो है वो बैन कर दिए गए हैं और काफी निर्णय जो है वो ली गई है। तो क्या कुछ प्रदूषण को लेकर है? बिल्कुल, अगर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली NCR की बात करें, यहाँ की हवा बिल्कुल जहरीली हो चुकी है, गंभीर श्रेणी पहुंच चुके। इसको देखते हुए दिल्ली NCR में जो है
इंटीग्रेटेड रिस्पांस एक्शन प्लान यानी क्रैप जो है वो चौथे चरण को लागू कर दिया गया। दिल्ली की बात करें, गुरुग्राम की बात करें, फरीदाबाद की बात हो, गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा समेत जो तमाम इलाके हैं यहाँ पर क्रैप जो है वो लागू कर दिया गया है। इन इलाकों के जो है 5वीं तक के स्कूल जो बंद कर दिए गए तथा 10वीं और 12वीं की कक्षा छोड़कर सभी कक्षाएं जो है हाइब्रिड मोड पर चलेंगी। उसके अलावा जो राजमार्ग है, हाईवेज है, जो निजी या सार्वजनिक निर्माण है या विध्वंस प्रमोशन कार्रवाई, तमाम चीजों पर रोक लगा दी गई है। और दिल्ली में गैर जरूरी सामान वाले ट्रकों के प्रवेश पर भी जो अब रोक लगी है। वही मौसम की जो प्रतिकूल परिस्थितियां हैं उसके कारण जो हवा शांत होने के कारण जो पिछले 24 घंटे की बात करें तो जहां एक्यूआई सोमवार को 379 था, रात में जो है 10 बजे कल 401 पहुंच गया। यह बेहद एक गंभीर श्रेणी था। इसके बाद केंद्रीय वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग जो है उसकी उप समिति ने आपातकालीन बैठक की। इसके बाद दिल्ली एनसीआर की अगर बात करें तो तत्काल प्रभाव से यहाँ पर ग्रैब खोज की पाबंदियां लागू कर दी गई हैं। और टीक्यूएम एक्यूआई की बात करें तो 330 के पार होने के बाद शाम 6 बजे से इससे पहले ग्रैब भी लगाया गया था, लेकिन अब चूंकि एक्यूआई लेवल 400 है तो अब ग्रैब 4 भी लागू कर दिया गया है। बुलबुल जी जी जी, तो दिल्ली में जो एक्यूआई का लगातार स्तर बढ़ता जा रहा है, तो अब ये जो निर्णय लिए जा रहे हैं उससे क्या लगता है कि कुछ प्रदूषण जो इतना लेवल पर दर्ज किया जा रहा है वो घट सकता है? बिल्कुल, अगर दिल्ली के तमाम प्रतिबंधों की बात करें तो सरकारी कवायदों की बात करें, तमाम प्रयासों के बाद जो दिल्ली के प्रदूषण पर जो है नियंत्रण नहीं रख पा रहा है। सरकार तमाम कवायदे करती है लेकिन कहीं न कहीं जो वायु गुणवत्ता है दिल्ली की वो सुधरने के नाम में साथ साथ अगर हम यमुना के पानी की बात करें, पिछले दिनों यमुना का पानी भी काफी जहरीला हो चुका था। तो हम इस समय कह सकते दिल्ली की हवा हो या दिल्ली का पानी, दोनों में जहर घुल चुका है। बिल्कुल। कमल सेठ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। वहीं फिलहाल के बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए AB स्टार न्यूज।